नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बदायूं की खबर की, जहां बिना परमिशन से निकाली जा रही थी शोभा यात्रा। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां चल रही मिड डे मील एनजीओ की मनमानी। इसी के साथ आगे बात करेंगे रीवा की, जहां आपको दिखाएंगे कि कैसे महिला के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 4,64,800 रुपए किए बरामद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बिना परमिशन के शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शोभा यात्रा रोकी। ये शोभा यात्रा बरेली मथुरा बाईपास पर मंदिर तक पहुंचनी थी। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस और सीओ सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर शोभा यात्रा को रोक दिया और ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय का बताया जा रहा है। ये कहाँ आप लोग जा रहे थे? हमने झाड़ू बाबा का मंदिर बनवाया है परी ढाबा के पीछे बाईपास पर। आ कहाँ रहे थे आप? आ कहाँ से रहे हैं आप? कबूलपुरे से। कबूलपुरे से। अब जा रहे हैं किधर? अब जा रहे हैं थोड़े मार्केट में घुमा के, फिर हम वहीं पर जाकर मूर्ति मंदिर पर स्थापित कर देंगे। अच्छा, लगभग कितने लोग होंगे सर? लगभग है 100 लोग का, 40 से 50 लोग। अच्छा, तो ये वाला आपको थी परमिशन क्या? इसकी परमिशन ली थी आपने? परमिशन नहीं ली थी, इतना हम ज़्यादा देर का प्रोग्राम नहीं था। अच्छा, परमिशन नहीं ली थी। ज़्यादा देर प्रोग्राम नहीं था हमारा। जी जी, बस। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां ज्यादातर विद्यालयों में मिड डे मील के ठेकेदारों के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार दोपहर का भोजन नहीं दिया जा रहा है और बच्चों को सरकारी मेन्यू की धज्जियां उड़ाते हुए ही हर रोज चावल खिलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि खाने की घटिया क्वालिटी को लेकर कई बार बच्चों ने खाना खाने से इनकार भी किया और हड़ताल तक कर दी। जब इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके संज्ञान में मामला नहीं था। मिड डे मील बांटने वाली एनजीओ से तत्काल नोटिस देकर 3 दिवसीय स्पष्टीकरण मांगेंगे। जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? जी, मेरा नाम विश्व कुमार वर्मा है। कौन से स्कूल में तैनात हैं आप? मैं सम्मेलन विद्यालय रिंगड़ी में सहायक अध्यापक के पद पर हूँ। क्या जो एनजीओ द्वारा खाना आता है, ये कैसा आता है? एनजीओ द्वारा खाना ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, ज़्यादा खराब नहीं कह सकते। क्या रोज खाना मीनू के हिसाब से आता है या एक सा खाना आता है? मेनू के अनुसार खाना एनजीओ के नज़र में कह सकते हैं कि वो मेनू के हिसाब से लाते हैं, लेकिन जैसे दाल चावल अलग अलग लाने चाहिए, वो दाल चावल अलग ना हो करके मिला के लेके आते हैं तो बच्चों को वो तहरी नज़र आती है। सब्जी चावल जिस दिन बनते हैं तो सब्जी चावल भी मिला के लाते हैं, वो भी तहरी नज़र आती है। क्या इसलिए रोज बच्चे को उससे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो तहरी है। क्या जिस दिन दाल सब्जी बार बार एनजीओ से इस बारे में कहा गया कि मेनू के अनुसार जिस दिन रोटी है या तारी है या सब्जी है या अलग अलग लेके आए आप, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी व्यवस्था इसी प्रकार चल पाएगी। रोटियां बनाना मौसम के अनुसार संभव नहीं है, इसलिए और सर्दी की वजह से छात्र संख्या कम होने के कारण रोटी हम नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए दाल चावल या सब्जी चावल हम मिला के ला रहे हैं। जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है और रोज चावल खाने से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो शासन की योजना है। ज़्यादा दिन हमारे यहाँ मेनू में भी चावल का ही प्रयोग हो रहा है, तो मैं तो सरकार से गुजारिश करूँगा कि चावल की मात्रा कम की जाए और बच्चे भी लाइट कम कर रहे हैं और सर्दी तो होने की संभावना बनी ही रहती है चावल से। सर, मुड़सान ब्लॉक के कुछ स्कूलों में देखा गया है कि जो एनजीओ द्वारा मिड डे मील का वितरण किया जाता है उसमें मानक के अनुरूप और मेन्यू के अनुरूप नहीं हो रहा। साथ ही गुणवत्ता को लेकर के कई बच्चों द्वारा आए दिन स्कूल में खाने का बहिष्कार किया जाता है। क्या प्रकरण है ये? जैसे कि मुझे अभी आपके द्वारा इस प्रकरण का पता चला है और मैंने बीईओ साहब और एमडीएम जो डीसी एमडीएम है उसको वो लेटर बनवा दिया है और इसके लिए उनसे जो एनजीओ है, संबंधित एनजीओ से मांगा गया है कि इसके बारे में वो अपना एक रिपोर्ट दें और अगर रिपोर्ट में मैं एमडी जो संबंधित बीईओ हैं उनसे भी इसकी सत्यता दिखा के जी, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति करूँगा। अगर जैसा कि सर डेली मेनू में जो चीज़ें दी हुई हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं, और लेकिन डेली तहरी और चावल का जो वितरण किया जा रहा है, ऐसे में ठंड के मौसम में बच्चों को बीमार होने की भी आशंका है। इसमें जिम्मेदारी कौन लेगा?
नहीं, अगर जिम्मेदारी तो अगर ऐसा है, अगर मैं इसकी जांच करा रहा हूँ, अगर ऐसा मिलता है तो मैं संबंधित एनजीओ ही इसके खिलाफ इसको स्पष्टीकरण मिलेगा। और मैं आज ही देखता हूँ कि ये आगे से मेन्यू से यही मेन्यू के हिसाब से खाना मिलेगा। एनजीओ से अगर दोषी पाया जाता है तो आप क्या अनुबंध खारिज करेंगे उसके लिए? उसकी जो अनुबद्धता है उसे हम समाप्त कर रहे हैं। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जहां महिला के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला के कब्जे से लूटे गए 4,64,800 रुपए भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि गत दिवस बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपा सिंह पटेल के साथ 5 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए लूट की गई रकम बरामद कर ली है। पकड़े गए आरोपियों में विजय पटेल, मनीष पाठक, प्रवेश तिवारी, अमर पटेल, अमन पटेल, अंकुश दुबे और किशन तिवारी शामिल रहे, जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 5 लाख रुपए लूट का खुलासा किया जा रहा है, क्या घटनाक्रम क्या था, कैसे? दिनांक 30/1/2023 को ये घटना है। दीपा पटेल का अपने पति विजय पटेल से विवाद चल रहा था, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने दोनों पक्ष का समझौता करा के 5 लाख रुपए दिलवाया था। पति के द्वारा जो 5 लाख रुपए मिला था उसे लेकर वो अपनी भाई की मोटरसाइकिल में चिरौला जा रही थी। जैसे ही चिरौला मोड़ पे पहुंची है कि 2 मोटरसाइकिल वाले आए, एक ने उनको ठोकर मारी जो बिगर नंबर की मोटरसाइकिल पल्सर 220 थी, और ये गिर गए। गिरने के बाद जो है वो जो आरोपी है वहाँ जा कर के इनसे बैग की छीना झपटी किया, धक्के दिए, उसको मारा और बैग छीन करके भाग गए। इसकी सूचना पुलिस को मिली। बिछिया पुलिस ने तत्काल जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और मौके पर पहुंचा। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है सीएसपी शिवाली के नेतृत्व में टीम गठित की और आरोपियों की तलाश जारी हुई। तलाश के दौरान एक टीम प्रयागराज पहुंची, एक टीम सतना पहुंची और एक शहर में थी, और एक टीम पुलिस की जो है बनगुइया की तरफ गई थी। साइबर की मदद से और सूत्रों की मदद से इनका पीछा किया गया। सूत्र संकलन करके प्रयागराज में इनको एक होटल में 3 आरोपियों को पकड़ा गया। पकड़ने के दौरान जो है उनके कब्जे से एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी मिला है, और बाकी आरोपियों की अलग अलग स्थानों से टीमों ने पकड़ा है, और उन सभी के कब्जे से 4,65,000 रुपये जब्त हुए हैं। शेष राशि का उन लोगों ने शराब पी, कपड़े खरीदे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाया। जो चीज़ उनने खरीदी थी जिसको जब्त किया जा सकता था वो सामग्री जब्त की गई है उनकी, और नगद पैसे जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे वो जब्त किया गया है। दोनों मोटरसाइकिल जो 220 परसल थी उसे भी पुलिस ने जब्त किया है। पहला रिमांड हमने 3 आरोपियों का कल ही ले लिया था न्यायालय से, और पुलिस रिमांड पे जो है कार्रवाई के लिए हमारे पास हैं। शेष आरोपी जो प्रयागराज से पकड़े गए थे आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है, दिया जाएगा। इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि देखी जा रही है, इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है और इनका कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ रहा है, ये अन्य कितने और मामलों में इनका जो है संलिप्तता है, इसके संबंध में हमारी पुलिस टीम जो है पूछताछ कर रही है नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में। महिला का आरोप था कि इसमें उसके पति के शामिल होने की शंका है, तो क्या उसको भी आरोपी है क्या? इसमें विजय जो उसका पति है विजय पटेल वो भी आरोपी है। उसी ने इस घटना को ऑर्गेनाइज कराया था। उसने ये कहा भी था न्यायालय के बाहर कि तुम 5 नहीं 10 लाख रुपए भी ले लोगे तो तुम्हारे पास ये नहीं रहेगा। यही पहला पुलिस का क्लू था जिससे पुलिस आगे बढ़ करके और इस मामले का खुलासा 24 घंटे में कर पाई। अभी तक के पूछताछ में पूर्व में ऐसी कोई घटनाओं में दूसरी में जो इन्वॉल्व रहे हैं वो सामने आई क्या बातें? अभी ये पूछताछ का विषय है। ये जो हमारे जो विवेचना टीम है वो लगातार उनसे
पूछताछ करेगी, क्योंकि अभी कुछ विधिक कार्रवाई भी हमको करना होता है। समय सीमा का जो है मर्यादा होती है, उसको न्यायालय पेश करना है, तो वो कार्रवाइयाँ पूरी होकर के हम अन्य घटनाओं में भी उनसे पूछताछ करेंगे और जो चीज़ निकल के आएगी वो आपसे हम शेयर करेंगे। अभी कौन कौन सी धाराएं लगेंगी? इसमें 394 जो है भारतीय दंड विधान के तहत अभी कार्रवाई हो रही और 25-27 आर्म्स एक्ट। रीवा मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के संभल जनपद से है, जहां ग्राम पंचायत मिठौली में रास्तों पर जलभराव और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में कोई साफ सफाई नहीं होती है, यहां कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं आता है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार प्रधान से कर चुके हैं, लेकिन प्रधान उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। इसलिए सभी ग्रामवासी गंदगी में रहने को मजबूर हो गए हैं। नालियों की साफ सफाई और पानी की निकासी न होने के कारण रास्तों पर पानी जमा हो रहा है, जिससे लोगों में और बच्चों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी का कहना है कि किसी भी ग्राम पंचायत में गंदगी और जलभराव की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, जिससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है, मगर ग्राम पंचायत की ओर से साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। सफाई कर्मचारी, प्रधान और सचिव कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। गांव में ग्रामीण पूरी तरीके से अपनी जिंदगी को इसी गंदगी में जीने को मजबूर हो गए हैं। इस बारे में ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। किरण पाल, कहाँ रहते हो? मिठौली की मढ़ैया। ये गंदगी को लेकर के क्या समस्या है? प्रधान की बात है, भेजते नहीं है। सफाई कर्मचारी ने भेजते प्रधान जी। क्या नाम है प्रधान जी का? क्या नाम है? दिनेश नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? रहते हैं मिठौली की मढ़ैया। मिठौली की मढ़ैया में। ये गंदगी को लेकर के क्या समस्या है? गंदगी को लेकर साहब समस्या बहुत है। नाली सफाना होती है, अपने हाथ से सफा करूँ मैं तो जब भी करूँ। कई बार मैंने सफा कर दी है। सफाई कर्मचारी आया भी है, मैंने कही हाँ हमारी नाली सफा करो, तो वो एक नाली उधर ही सफा करके चला जाए। मैंने कही हाँ खंडिया वाली नाली सफा प्रधान जी से कहो जाकर। उनने ये कही, हमसे ये जवाब दिया। तो प्रधान जी से कही आपने इसके बारे में शिकायत करी? तो प्रधान जी कह रहे कि साहब हम नाली सफा करवा रहे हैं, आ रहे हैं सफाई कर्मचारी भेजते हैं हम। सफाई कर्मचारी ये कह रहे हैं कि प्रधान जी जैसे हमने प्रधान जी क्या वो सफा करेंगे हम। क्या नाम है? महासिंह। ये कौन सा गांव है? मिठौली की मढ़ैया। मिठौली की मढ़ैया। यहाँ पर गंदगी को लेकर के देख रहे हैं हम, तो क्या समस्या है? गंदगी तो बहुत है। सफाई कर्मचारी ना आता? नहीं आता है। आवे भी है तो एक नाली कराए तो अपनी चला जाओ उधर उधर। कितने घंटे आता है वैसे? आधे घंटे। डेली आता है ना, महीने में या 6 महीने में। तो इसके बारे में प्रधान जी से शिकायत करी तुमने? शिकायत तो नहीं करिए। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर शामली जनपद से है, जहां मां और बच्चों के रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां कैराना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कलयुगी मां ने गृह कलेश के चलते अपने 3 मासूम बच्चों को जहर दे दिया। जहरीला पदार्थ पीने से 8 वर्षीय बालक समेत 2 की मौत हो गई है, जबकि एक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि बच्चों का पिता मुरसलीन दिल्ली में फर्नीचर बनाने का काम करता है। बताया जा रहा है कि घटना के समय वो दिल्ली में था और बच्चों के चाचा नौशाद की सूचना पर मुरसलीन गांव पहुंचा। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साद के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके से सफेद पाउडर बरामद किया, जिससे जहर बताया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने मौके से बच्चों की उल्टी साफ किए कपड़े भी बरामद किए। इधर आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद मुरसलीन। कहाँ से यार? गाँव पंजीर। अच्छा, 3 बच्चों के साथ में घटना घटी है, क्या पूरा मामला है? सर पूरा मामला यही है, रात को मैं दिल्ली था, रात को बच्चों को उन्होंने जहर दे दिया। एक बच्चे का तो 7 लड़के का इंतकाल हो गया, 2 से 2 रेफर हैं, एक का रास्ते में हो गया, तीसरी रेफर वहीं मेरठ में हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। मतलब कितने लड़के थे, कितने लड़की? 2 लड़के 3 लड़की। 2 लड़की, 2 लड़के 3 लड़की। अच्छा, नहीं इसमें जो जिनको जहर दिया गया ये कितने बच्चे थे? ये 2 लड़की 1 लड़का। 1 लड़का। अच्छा, कौन कौन गुजरे इसमें? इसमें मोहम्मद साद और मिसबा। किसने दिया ये? उनकी मम्मी ने, मेरी वाइफ ने। आपको? तो आपके बच्चे थे, क्या क्या वजह रही थी? मतलब घर में किसी तरह की बात हो, कुछ बात नहीं?
सर बात तो ऐसी तो कुछ नहीं थी, वो पता नहीं क्या दुश्मनी निकाली इसने बच्चों के साथ में, क्या बताया तो कुछ समझ में आए कुछ। आपने शिकायत कर दी थाने में? ऐसे तो कुछ पहले हमारा लफड़ा चला, मुकदमा सुलझन 1 साल जो भी था वो लफड़ा, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, तो नॉर्मल था सारा। अब आगे पता नहीं क्या परेशानी हुई। अब आप क्या चाहते हैं? तो मैं न्याय चाहता हूँ, जो भी ने करा सजा मिले अच्छी की, क्या थोड़ी होता है, मतलब बच्चों के साथ में ऐसा कर सकते हो। क्या नाम भैया आपका? मेरा मुरसलीन है जी, कहाँ से है आप? पंजीट से जी। अच्छा, क्या मामला हुआ ये 3 बच्चों के साथ? मामला ये आया जी, यो सही नहीं रहती। अच्छा ये समझावे भी थे सर, और अड़ोस पड़ोस के भी समझावे थे, बहुत समझाई। अच्छा माननी नहीं बिल्कुल भी। अच्छा इनके घर वाले ऐसा सपोर्ट दे हो जाते। अच्छा अब तो उल्टे सीधे करिए, तो उनके नाम लगाइए घर वालों के, कुछ करके इनके। अच्छा ये बात थी जी। कौन सी है? ये हमारी बाबा जाए जी, क्या नाम है इनका? सलमा। अच्छा, फिर बच्चों के साथ में क्या घटना घटी है? बच्चों के साथ में करा जी, इसने परसों अपनी माँ के पास फोन करा, अपनी माँ से कहा कि लगे चूहे हो रहे घर में। अच्छा उसकी माँ बोली क्या लगी दवाई ना लिए, बच्चे छोटे छोटे हैं। अच्छा जी मेरे से फ़ोन पर बात करी उसकी माँ ने सुबह ही। अच्छा और फिर इसने कल मान नहीं लिया, कल इसने यहाँ बेचता हुआ आ रहा था जी, यहाँ से गाँव में। अच्छा उनसे शुगर की दवाई ली जी इसने। अच्छा वो उसने क्या करा जी, इस बच्ची ने बताया मेरे से भी कि दूध में मिला के दी। अच्छा इसने 2 बार दी। अच्छा और मेरे से कह रही चूरन है, और वही मुझसे की दवाई थी जो उसने कल ली थी। तो इनमें बच्चों के कितने जिंदे हैं कि एक मर? 2 गुजर गए जी, 2 गुजर गए? एक में सांस चल रहा जी। एक सीरियस? हाँ जी। तो क्या आपने इसकी पुलिस को सूचना नहीं दी इस चीज़ को लेकर? पुलिस को? हाँ पहले दी थी जी। अब पुलिस को सूचना दी है? हाँ अब दी थी जी, कार्रवाई चल रही जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? पंजीट। अच्छा, क्या मामला हुआ ये 3 बच्चों के साथ? अरे उसकी माँ ने पता, हमें नहीं पता क्या हुआ था? ना, हमें नहीं पता वो क्या होगा। हाँ वो दवा दी उनने पुलिस वालों ने, तो क्या दवा है कैसी है वो वहाँ पता लगा। तो बच्चे कितनों की मौत? दो की होगी। कितने बच्चे थे? 3 थे ना। हाँ जी। तो क्या कुछ घर में किसी तरह की कोई झगड़ा, कोई बात? ना कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं। और रोज की रोज यूँ ही रखे थे, मैं तो रोज हूँ अपने, अब वो को घुरे को जाते 10-12 दिन हो गए करता ही थी। भाई ऊँगा नहीं था। क्या नाम था तुम्हारा? क्या नाम है? चलो मैं बता दो। क्या नाम बेटा आपका? जैनब। अच्छा बेटे, क्या बात हुई थी, क्या घटना हुई? उनकी की तबीयत खराब, और तो रात्रि के टाइम उठ के तो अम्मी ने पानी में वो डाल दिया था गैस, तो वो चूरन समझ रहे थे मेरे भाई यार, तो इसलिए वो मेरे भाई यार ने खा लिया था। अब चले तो चूरन है, अम्मी सही कह रही है, मैंने मना करा था, मैंने कहता मैं तो खाऊंगा, तो इसलिए अम्मी ने वो भी दे दिया, दूध में डाल के दी थी सुबह को, और फिर शाम को मुझे पढ़ने भेज दिया था। अच्छा, तुम्हें पढ़ने भेज दिया? तो किसे दिया था ये? साद को, मिसबा को और मंतसा को। अच्छा, ये तुम्हारे बान भाई थे? जी। तो ये क्या उनकी तबीयत खराब थी क्या कुछ? जी। तो ये नहीं पता क्यों दिया, कैसे? बेटा आपको पता कैसे चला कि वो जहर था? वो चूहे मारने की दवाई ली थी अम्मी ने। अच्छा, तो चूहे मारने की दवाई थी? हाँ। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद मुरसलीन। कहाँ से आप? गाँव पंजीट। अच्छा, 3 बच्चों के साथ में घटना घटी है, क्या पूरा मामला है? सर पूरा मामला यही है, रात को मैं दिल्ली था, रात को बच्चों को उन्होंने जहर दे दिया। एक बच्चे का तो 7 लड़के का इंतकाल हो गया, 2 से 2 रेफर हैं, एक का रास्ते में हो गया, तीसरी रेफर वहीं मेरठ में हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। मतलब तो कितने लड़के थे, कितने लड़की? 2 लड़के 3 लड़की। 2 लड़की? 2 लड़के 3 लड़की। अच्छा, नहीं इसमें जो जिनको जहर दिया गया ये कितने बच्चे थे? ये 2 लड़की 1 लड़का। 1 लड़का। अच्छा, कौन कौन गुजरे इसमें? इसमें मोहम्मद साद और मिसबा। किसने दिया ये? इनकी मम्मी ने, मेरी वाइफ ने। आपकी बात। तो आपके बच्चे थे, क्या वजह रही थी, मतलब घर में किसी तरह की बात हुई, कुछ बात नहीं? सर बात तो ऐसी तो कुछ नहीं थी, वो पता नहीं क्या
दुश्मनी निकाली इसने बच्चों के साथ में, क्या बताए तो कुछ समझ नहीं आए कुछ भी। आपने शिकायत की थी थाने में? ऐसे तो कुछ पहले हमारा लफड़ा चला, मुकदमा सुलझन 1 साल जो भी था वो लफड़ा, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, तो नॉर्मल था सारा। अब आगे पता नहीं क्या परेशानी हुई। अब आप क्या चाहते हैं? तो मैं न्याय चाहता हूँ, जो भी करा सजा मिले अच्छी चीज़ की। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब बच्चों के साथ में ऐसा कर सकते हो। शामली से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित महापौर, उप महापौर सहित 7 स्थायी समिति के सदस्यों ने नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर, उप सचिव की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण किया। अस्थायी सदस्यों की टीम को नगर विकास विभाग के उप सचिव राहुल वर्मा ने शपथ ग्रहण कराई। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात निगम में होने वाले कार्य को लेकर चर्चा हुई। मौके पर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, वार्ड पार्षद प्रीति शेखर सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो है क्या शपथ का जो आज जो है वो कार्यक्रम हुआ है, और स्थायी समिति का जो है हम लोग नामित जो किया गया था, उन सभी सदस्यों की सूची विभाग को हम लोगों ने भेज दिया गया था। विभाग की तरफ से जो उप सचिव महोदय हैं उनका यहाँ पर आगमन हुआ, और उनके द्वारा सभी सदस्यों को, जो स्थायी समिति के सदस्य थे, उनको जो है उस शपथ का कार्यक्रम संपन्न किया गया। तो कितने सदस्य आज शामिल हुए? इसमें सभी सदस्य आज उपस्थित थे, जितने भी मेंबर 7 मेंबर थे, और जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे, और सभी लोगों के समक्ष जो है वो शपथ दिलाई गई। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां उपेंद्र कुशवाहा के लगातार बगावती तेवर को देखते हुए राजद नेता सह विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी से अलग हटकर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही कई लोग चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार न रहे, जिसमें वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी टूटने वाली नहीं है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लगातार उपेंद्र कुशवाहा जो है मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जब महागठबंधन एनडीए को तोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जब महागठबंधन में शामिल हुए, तो बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार रहे, और बीजेपी इसमें लगी हुई है, और बीजेपी फोड़ने में लगी हुई है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री और नौजवानों के आइकॉन तेजस्वी यादव का जोड़ी कभी टूटने वाला नहीं है, चाहे आप जो भी कर ले। और बहुत से लोग नाराज पद पाने के लिए, हम भी तो बहुत पुराने, हम मंत्री नहीं बने तो कहाँ नाराजगी हमारी हुई? आपको तो बहुत कुछ मिला, हमारे साथ एमएलए आप हुए थे, ऐसा नहीं कि बहुत सीनियर आदमी है आप, तो ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी के जोड़ी बहुत अच्छा काम कर रहा है पूरे बिहार में, और किसी को अपना व्यक्तिगत नाराजगी है तो अपना नाराजगी रखे। क्या लगता है बगावती तेवर जो है इस पर पार्टी के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, पार्टी उनका अंदरूनी मामला है, और ये जदयू का मामला है, इस पर हमें बोलना उचित नहीं है। उसके जो शीर्ष नेतृत्व है वो जानेंगे कि कार्रवाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन आरजेडी के कुछ नेता जब कुछ बयान दिए थे तो उस पर जदयू के कई लोगों ने प्रहार किया था और कार्रवाई की मांग की थी। आप लोगों ने नोटिस भी किया था। आरजेडी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, और आदरणीय लालू यादव जी एक विचार है, और सब कोई आरजेडी नहीं हो सकता है। इसलिए आरजेडी अगर कुछ नेताओं ने कुछ बोला है तो पार्टी भी उसको संज्ञान ली है, और उस पर किसी को सोकोज पूछा गया है, किसी पर नज़र रखी है कि सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ में बोलना गैर मुनासिब है, और सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ में बोलना उचित भी नहीं है। इसलिए उनका अंदरूनी मामला है, जदयू का अपना पार्टी का मामला है, और उस पर उनके शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, कौन पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, ये देखना उनके पार्टी के अंदर का मामला है। थैंक यू सर। आज यहाँ भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। कहते हैं, जहां अधिक तादाद में संपत्ति आ जाती है वहां पर आपस में बैर जरूर होता है।
जिसका उदाहरण हमें धार जिले के बदनावर विधानसभा में देखने को मिला है। मामला बीते 14 दिसंबर का है, जहां एक लड़की ने प्राची रिसोर्ट बदनावर होटल में आकर बवाल किया और मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस बात को लेकर होटल के संचालक नितिन नंदेचा और मंत्री राजवर्धन के बीच घमासान शुरू हो गया। व्यापारी नंदेचा दत्ती गांव के खिलाफ धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह को एक 4 पेज का आवेदन दिया गया है और मंत्री से जान का खतरा होने की बात बताई गई है। हालांकि 14 दिसंबर के बाद मामला शांत हो गया और किसी भी प्रकार की दोनों ओर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई, लेकिन मंत्री के खिलाफ एसपी को आवेदन देने के बाद मंत्री भी खुलकर सामने आ गए और उन्होंने ये तक बयान दे दिया कि नंदेचा बच्चों की कसम खा ले और उसके बाद वो जो मांगेगा मैं दे दूंगा। साथ ही ये भी कहा कि व्यापारी के पास जितनी भी संपत्ति है वो सब किराए पर दी गई है और उसका हिसाब देखकर आरोपों को सिद्ध करें। इधर मंत्री पर करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने के साथ ही एक फर्जी अकाउंट उनके नाम पर खोलने का भी आरोप लगाया गया है। इसमें कारण काफ़ी हैं, मैंने सभी लगभग 4 पेज का है, वो मैंने सब बना के एसपी साहब को महोदय को दिया है। मैंने सभी चीज़ों पर उनको प्रकाशित करा है मैंने, जिसमें प्रमुख जो है डर मेरे को सही परिवार की जान का खतरे का ही है। जो अभी ध्यान हो आपको 14 दिसंबर को एक घटना हुई थी बदनावर होटल पर, और जो लड़की आई थी जिसको मैंने काफ़ी रोकने की कोशिश, समझाने की कोशिश भी करी थी, और चूँकि मेरा काफ़ी टाइम से उनसे वाद विवाद चल ही रहे थे, उनसे मेरे संबंध थे। कि आपने कुछ आरोप ये भी लगाया था कि आपके वाहन जो है जेसीबी और फोर्ट इंडिया जी, ये भी उन्होंने यहाँ पर उठा के ले गए और होटल पे भी सील ताला लगा दिया। क्या नहीं, देखो वाहन और ये तो मैंने उनको किराए पे दिए रखे थे, वो छोड़ नहीं रहे हैं और ना किराया दे रहे प्रॉपर। ये सब मैंने लिख के दिया सबको, और मेरे को ये भी मालूम है कि अब मैंने सुरक्षा की मांग भी रखी है, क्योंकि अब ये बात सामान्य बात नहीं लग रही मुझे, क्योंकि अब मेरे को परिवार को कि कोई मेरे आपके नाम का फर्जी खाता खोला है जी, क्या लगता है आपको कि ये किराया जो शो कर रहे हैं, जैसा भी मंत्री राजवर्धन सिंह ने बोला है कि उसका किराया आ रहा है उनके खाते में जमा हो रहा है जी, तो आपको ऐसा लगता है कि वो खाता मंत्री जी ने खुलाया होगा? बिल्कुल, वो किसी ने उंगली के पट्टे में किसी ने खुलाया होगा, जांच के विषय में उनको भी सामने आएगा। क्या कहूँ, मैंने कभी इन चीज़ों में योगदान नहीं रख ली। अब समस्या यार है कि 2 महीने बाद मेरे पास में इनकम टैक्स के सेल टैक्स के सबको नोटिस आना है। अच्छा, जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि सार्वजनिक रूप से बच्चे की कसम खा ले जी, तो वाहन उनके दे देंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कसम खा लूँगा, जहाँ मेरे बच्चे को लेके मैं आ जाता हूँ सार्वजनिक मंच पे, कंधे भी बिठा ले वो, और मेरे साथ में मेरे मम्मी पापा भी आएंगे, वो भी आने के लिए तैयार है। कोई कसम भी खाना तो जो उन्होंने कमिटमेंट करा है, जिस कमिटमेंट को उन्होंने वैसे व्यापार की बात करी थी, वो मैं वहाँ कसम खा के दूँगा, उन्होंने एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं करा। और जहाँ ये सब जितने भी आरोप लगे हैं सब, ये 14 तारीख की जो घटना हुई, जब उन्होंने मेरे ऊपर एक केस लगाया एट्रोसिटी एक्ट का, जिसमें मैं इस पैसे के लिए कभी भी मैं उनसे विवाद नहीं करता, मैं बोल रहा था पैसे को। जब ये गलत सरकारी तंत्र का जब ये उपयोग कर रहे हैं मेरे ऊपर, मतलब मेरे पास जो फीडबैक आ रहा था वो एक आतंकवादी बना के छोड़ रहे थे मेरे को। मतलब दुख हो रहा है मेरे को कि यार मैंने किसका दिया काम करा, किसका साथ दिया था मैंने। नहीं, मैं व्यापारी आदमी हूँ, ब्याज बट्टा क्या होता है, मैंने उनको पेमेंट दिया, वो शो करा कि उन्होंने कभी ब्याज दिया मेरे को। मीडिया में अभी सर्कुलेट आपके बयान हुए हैं कि अगर वो कसम खा ले तो पूरे जो मांगेगा वो दे। हाँ, खा ले ना, बच्चों के सर पे हाथ रख के खाए सार्वजनिक रूप से, अभी भी कहना। एक पैसे का नहीं, एक पैसा मैं किसी का नहीं रखता, और जो भी वो एंट्रियां बता रहा है किसी अकाउंट में, बता उसकी एंट्रियों की रिवर्स एंट्री हुई होगी। हमें उस एक बात को मानता हूँ, और ये बात उसकी पत्नी, उसके पिताजी को भी पता। मैंने कहीं भी, जब मैं बीमार था, मेरा ऑपरेशन हो रहा था, उस दौरान मैं विदेश में था, तो ट्रांजैक्शंस का इशू था, उनका फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि साहब हम छोटा मोह बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ मदद करना चाहते हैं, क्षण में आप बाहर हैं। तो मैंने कहा बताओ, तो हाँ, उसने 20 लाख रुपये मेरे खाते में ट्रांसफ़र किया था जब मैं बीमार था। और हर एक संस्था या हर एक जो भी ये जहाँ की भी बात कर रहे हैं, उन सब से उनको आय प्राप्त हो रही है, उनके अकाउंट में पैसा आ रहा, तो ईश्वर उनका भला करे। और मैं तो यही कहूँगा कि जांच का आदेश हुआ है, जांच में सब पता लगता है। मीडिया में मुझे किसी बात का, किसी चीज़ का मन में कोई भी संकोच नहीं है। वो चाहें तो कभी भी मुझसे मिल सकते हैं, सबसे मेरे पास उनके मैसेज हैं पिछले 3 साल के, मेरे उसमें हैं, मोबाइल में हैं, व्हाट्सएप पे हैं, मेरे SMS उनके हैं, तो मैं तो सबसे मिलता हूँ।
वो भी मुझसे मिल सकता है, क्या मनाइए। और कौन मुझसे यहाँ डर रहा है? कोई डर रहा है मुझसे? किसके समक्ष कहाँ कौन सा वाहन हड़पा वो जानकारी दे दें। एक उन्होंने फोर्ड अंडरवेयर की बात कही है, वो उन्होंने डिपार्टमेंट में किराए पे लगा रखी है, उसका किराया उनको हर महीने मिलता है। बाकी जो भी वाहन व्यवसाय की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपया उनके खाते में किराए के रूप में उसका आया है। कोई कहीं कुछ हड़पा चला जाता है, उसका मानदेय राशि खातों में नहीं जाती है। दूसरा, जो भाषा आप कह रहे हैं और जो उन्होंने लिखा है, मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन वो भाषा उस व्यक्ति की नहीं है। जिस भी व्यक्ति की वो भाषा है, शायद वो ऐसा कार्य करते होंगे, करते आए हैं। तो मैं यही ईश्वर से कामना करूंगा कि उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर जनपद एटा के थाना मालावन की है, जहां पत्नी के ऊपर अपने ही पति को मारने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि मृतक की पहली पत्नी की मौत होने के बाद युवक की दूसरी शादी हुई थी। बीती रात लगभग 12 बजे के करीब कमरे में युवक का जला हुआ शव मिला था और शव के पास से केमिकल भी प्राप्त हुए थे, जिसके बाद अब पुलिस की जाँच में पत्नी के ऊपर हत्या करने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की बारीकी से जाँच कर रही है। हाँ साहब, निगो हसनपुर गांव में एक दुष्यंत कुमार नाम के युवक को जिंदा जलाकर मारने का आरोप है, क्या है पूरा मामला? ये कल रात्रि में 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि निगो हसनपुर थाना मलावन के गांव में एक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और मौके पे पुलिस पहुंची छानबीन की। वहाँ पे दुष्यंत नाम के व्यक्ति की जलने से मौत हो गई पाया गया और इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा आशंका व्यक्त की गई है कि उनकी जलाकर हत्या की गई है और इस पूरे प्रकरण पे थाना मलावन में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। मौके पे फील्ड यूनिट आदि द्वारा जो है विजिट किया गया है, उच्च अधिकारियों द्वारा विजिट किया गया है और इस घटना की पूरी गंभीरता के साथ छानबीन की जा रही है। सर, लड़के के परिजनों ने पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने जला के मार दिया, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इस पूरे प्रकरण की गहनता से छानबीन की जा रही है और सभी से पूछताछ की जा रही है ताकि सत्य सामने आ सके। क्या पत्नी को हिरासत में लिया गया है? नहीं, अभी उनका पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की जा रही है और अभी वो पंजीकृत हो गया है और सभी से पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। एटा से सीनियर संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जहां रीवा केंद्रीय जेल से बाहर आने के बाद कमांडो अरुण गौतम ने जेल में कैदियों के साथ हो रही यातनाओं को मीडिया के सामने रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय जेल चल रही ठेके पर बंदियों को पीट कर उनसे मोटी रकम ऐंठी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय और प्रशांत चौहान के इशारे पर ही जेल में बंद कैदियों को यातनाएं दी जाती हैं और उनके साथ मारपीट की जाती है। रीवा मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जेल के अंदर की व्यवस्थाएं मैं अभी बताना चाहता हूं कि केंद्रीय जेल रीवा का रहने का जो आपका हवालाती और कैदी हैं, उनका कैपेसिटी 716 का है और वहां पर रह रहे हैं 2500 बंदी। 2500 हवालाती और कैदी दोनों मिलाकर के 2500 लोग रह रहे हैं वहां पर। तो आप बताइए, मैंने तो सुना था और देखा भी था कि एक बिस्तर में 2 आदमी तो सो सकते हैं, अच्छी बात है, मैं भी देखा था। लेकिन एक बिस्तर में 4 आदमी सोते हैं केंद्रीय जेल रीवा में, मैंने देखा है। अब आप सोचिए कि जब एक बिस्तर में 4 आदमी सोएंगे तो क्या इंसान की भांति सोएंगे? क्या वो जानवर की भांति सोएंगे कि एक निर्जीव वस्तु ईंटे की भांति उनको जोड़ दिया जाता है? सच्चाई यही है कि उनको ईंटे की तरह ऐसे करके बिल्कुल एकदम लिटाते हैं और यदि उसको रात को कहीं टॉयलेट जाना हुआ तो बेचारा टॉयलेट तक नहीं जा पाता। इसलिए नहीं जा पाता कि जब वो टॉयलेट करके वापस लौटेगा तो उसको जगह लेटने के लिए नहीं मिलेगी। इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं, यहाँ रीवा जेल की शासन की? अब इसमें तो हम शासन प्रशासन दोनों का हम अगर हमारे नज़रिए से आप देखेंगे तो मैं बोलूँगा दोनों का दोष है। आप कोरोना काल की बात करते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सिर्फ क्या
जो व्यक्ति बाहर रह रहे हैं उनके लिए है? क्या कोरोना केंद्रीय जेल रीवा के अंदर नहीं फैल रहा है? क्या कोरोना उप जेल तेउथर के अंदर नहीं फैल रहा है? क्या कोरोना उप जेल मऊगंज के अंदर नहीं फैल रहा है? जब 4 आदमी एक बिस्तर में सोएंगे, यानी जो नीचे का ज़मीन होगा, आपको यहाँ से जेल भेज दिया गया, वहाँ पर आप आमद लेते जा रहे हो और एक भूसे की भांति एक कमरा में बंद कर दिए। अब उनको जब लेटना हुआ तो बिल्कुल ईंटे की भांति जोड़ दिए गए। तो क्या कोरोना उसमें नहीं फैल रहा है? क्या जो सिपाही वहाँ पर, आप बोलते हो कि कोरोना फैल रहा है तो जेल के अंदर फैल रहा है, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो सिपाही ड्यूटी देता है, वो बंदियों के करीब होता है, वो बाहर आता है, तो जेल का कोरोना, जब जेल में कोरोना फैलेगा तो बाहर भी तो फैलेगा। आप कोरोना की बात किए तो कोरोना से एक बंदी की मौत हुई थी मथुरा साकेत की, क्या कोरोना से हुई थी? जो हमारे को जेल में बताया गया, जो वहाँ पर कैदी थे, उन्होंने बताया कि उसको किए थे। एक वहाँ पर विवेक मौर्य है, फार्मासिस्ट, वो बोलता था जब यहाँ पर पिटाई करते थे उस टाइम पर जेलर थे रविशंकर प्रसाद जी और संजू नायक, वहाँ पर चक्कर थे। उसका पिटाई कराने के बाद उसको टंकी में डुबो देते थे और डुबो करके फिर निकालते थे, फिर पिटाई कराते थे। और जब ये फार्मासिस्ट था आपका विवेक मौर्य, तो बताते थे कि जब उसको कि आप चेक करिए बीपी क्या है, बोले अभी ये चौवाड़ा कर रहा है, चौवाड़ागिरी कर रहा है, इसको पीटो। फिर पीटते थे और उसकी मृत्यु कारण ये है कि पीटते पीटते ये सब किए। इसके बाद उसका दुर्दशा वो किए कि फैन चालू करके रात को उसको सेल के अंदर डाल दिए। बंदियों जो जेल में बंदी हैं उनका इलाज किसके द्वारा किया जाता है? उसका इलाज करते हैं विवेक, इलाज तो उनका होता ही नहीं। डॉक्टरों द्वारा किया जाता है या बंदियों द्वारा किया जाता है? बंदियों द्वारा। जो बंदी हैं वहाँ पर, जो जिसको सजा पड़ी है, वही बंदी इंजेक्शन लगाएंगे। आए दिन मारपीट का अक्सर जितने कैदी छूटते हैं वहाँ से या फिर हवालाती छूटते हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पे ये। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।